ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? हमने कर दिया। फास्ट किया है। फास्ट हो गया। हेलो। Okay. Can we get started? Perfect. Second. ठीक है, समझ गया। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. आज हम दो इंपॉर्टेंट एसेस को डिस्कस करेंगे। होपफुली दोनों कंप्लीट भी होंगे। वन विल बी योर एसे 560 एंड वन विल बी एसे 570। दोनों काफी डिटेल में है। ऑनेस्टली इंटर फाइनल दोनों के अंदर स्टैंडर्ड्स अब ऑलमोस्ट सेम हो गया है, 560 570। पहले ऐसा था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इंटरमीडिएट में था एंड डिटेल्ड पार्ट वाज इन फाइनल। नाउ इट इज एब्सोल्युटली सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। रादर फाइनल में इंटर का ही रेफरेंस दिया है, इन ऐसे का एक मस्त टेबल बना के दिया और बोला है इंटर में आप डिटेल में पढ़ के आएंगे। तो मतलब 560 570 मुझे काफी डिटेल में आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना पड़ेगा। तो हम 560 570 को आज दोनों कवर करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद ऐसे 560 दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। एक बार वो समझ में आया, देन विल गो टू ऐसे 570। चलिए, ऐसे 560 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत मॉड्यूल में पेज नंबर का सीक्वेंस अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत हेडिंग्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है। दिस इज नाउ सेम बोथ 560 एंड 570, दे बोथ आर सेम फॉर इंटर एंड फाइनल। प्लीज अंडरस्टैंड, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ट्राई कीजिएगा। Talking about SA 560, the name is subsequent events. सबसे पहले what is subsequent events? अगर आपको पता रहेगा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पढ़ाया होगा, सेम इंडेस में भी सिमिलर डेफिनेशन है। आपको अगर पता होगा, इवेंट्स विच टेक्स प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट नॉर्मली आर कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि भाई बैलेंस शीट डेट के बाद में इवेंट हुआ है, बट बिफोर बोर्ड्स अप्रूवल डेट। अब ना एएस इंडेक्स क्या बोलता है छोड़ दीजिए, पूरा फोकस कीजिएगा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है। हाँ, मैं मानता हूं मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट आपके लिए एएस और इंडेस से आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहां 560 पढ़ते वक्त हमारे लिए दो मेजर चीजें हैं। पहला, कुछ इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद में हुए हैं बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। मतलब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। एंड दूसरा कैटेगरी बनाएंगे जब हमें इवेंट्स के बजाय वर्ड आएगा फैक्ट्स। क्या वर्ड आएगा? फैक्ट्स। हालांकि वो सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में ही आता है, इनको भी हम इवेंट्स ही बोलते हैं, बट ऐसे के अंदर वर्ड दिया है फैक्ट्स, मतलब इंफॉर्मेशन दैट इज नोन टू द ऑडिटर
आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, दैट इज नोन टू द ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। मतलब हमारे पास में दो ब्रॉडर कैटेगरी होगी फ्रॉम एसए 560 पॉइंट ऑफ व्यू। देखिएगा, नंबर 1, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, but before auditor's report date. This is your first category. And the second one is facts that become known to auditor after auditor's report date. ये दो broader category होगी। एक बार आप काम कीजिएगा, अपने मॉड्यूल में एसए 560 में आइए, आपको एक डेफिनेशन पढ़ाते हैं 560 का। Come to essay 560. Let's read the definition of essay 560. That is subsequent events. 1D.76. Read the definition. Events occurring between the date of financial statements and the date of auditor's report. This is your first category of event. And facts that become known to auditor after the डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो दो चीजें हैं, पहला बैलेंस शीट डेट के बाद में बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले, दूसरा कुछ फैक्ट्स आपको ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में पता चलता है। ये ब्रॉडर दो कैटेगरीज हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर भी दो और कैटेगरीज आएंगी, आपको बताएंगे। अभी के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब क्या, कोई तो इवेंट कब हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद, या तो वो ऑडिट रिपोर्ट डेट मतलब ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले आपको पता चल जाएगा। सो इवेंट इज आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया होगा, उसके बाद में आपको कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन पता चलता है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। दैट इज फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। उसके बाद में क्या हो सकता है आपको समझाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा बहुत अगर आपको एएस याद रहेगा, याद है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो टाइप के थे, एक थे एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा था नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या था, जब हमें लगता है ऑन 31 मार्च दैट इज बैलेंस शीट डेट, वो इवेंट होने के कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। इवेंट होने की कंडीशन क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कस्टमर रहेगा, ऑलरेडी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, आपको जैन फेब मार्च में मालूम था शायद ये कस्टमर अल्टीमेटली बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकता है, शायद ये कस्टमर के पास जो पैसा ड्यू है वो हमें रिसीव नहीं होने वाला है। इसका हिंट ऑलरेडी 31 मार्च के पहले था, बट एक्चुअल इवेंट कब हुआ, 31 मार्च के बाद में। जनरली ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या कहलाते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स, जिनकी कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट। फिर सर सडनली कोई इवेंट होता है या फैक्ट आपको पता चलता है आफ्टर 31 मार्च, जिसका कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ऑन 31 मार्च नहीं करता था। जनरली वो इवेंट्स को हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलते हैं, मतलब उनके लिए नॉर्मली डिस्क्लोजर आता है। क्या आता है, डिस्क्लोजर। कहां पर सर, आपके नोट्स टू अकाउंट्स में। ये ब्रॉडर दो कैटेगरीज है। अभी हम डिस्कस करने जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट दैट विल टेक प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर योर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। मतलब हम पहला इवेंट डिस्कस करने जाएंगे that will take place after balance sheet date but before auditor's report date। हमारे लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये सिचुएशन कि भाई इस केस में हमें क्या करना है एज अ ऑडिटर। अच्छा एक बात बताइए, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे, ये सबसे पहले किसे पता चलना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को। हु रन्स द बिजनेस, मैनेजमेंट। तो किसका ड्यूटी होना चाहिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने का, मैनेजमेंट का। किसका ड्यूटी होना चाहिए एएस इंडेस का कंप्लाई करने का, मैनेजमेंट का। तो हम एज अ ऑडिटर पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे, आप लोग ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो एंड आप लोग इन इवेंट्स को किस तरीके से एडजस्ट या डिस्क्लोजर, जो भी आपका डिसीजन रहेगा, वो कैसे डिसाइड करते हो। ये कंपनी के मैनेजमेंट का काम है, हमने उनसे इंक्वायरी करके समझना चाहिए। फिर हमें थोड़ा डर भी रहेगा कि मान लो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स रहेंगे पर शायद मैनेजमेंट आपको बता ही नहीं रहा होगा, आपसे छुपाने का ट्राई करेगा, तो वो सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है, सब कुछ हमें मिले कि नहीं मिले, इसके लिए कुछ प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा। अभी के लिए 560 में सब्सिक्वेंट इवेंट में दो चीज आती है। नंबर 1, कोई इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद में हुआ है बट बिफोर
ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद, इसके बीच का एक इवेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट। दूसरा, कोई इवेंट हमें पता चल सकता है आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्स नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। दो ब्रॉडर कैटेगरी पहले आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा डिस्कशन होगा इस कैटेगरी के बारे में। किस कैटेगरी के बारे में? बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। कैन वी स्टार्ट आवर डिस्कशन? चलिए आइए, मैं आपको एएस इंडिया ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मैं अज्यूम करता हूं आपको आता है, सिर्फ यहां पे ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? आइए, कम टू पेज नंबर 1D.77। ये पार्ट को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा रिलेटिंग टू इवेंट्स। कौन से वाले इवेंट्स हैं? देखिए, जो ऑकर करते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर। कैन आई से बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। ये रेंज में जो इवेंट्स होंगे वो मेरा फर्स्ट कैटेगरी कहलाएगा। क्या हम वो डिस्कस करने जाएंगे अभी डिटेल में? यस। वापस से, events that are taking place after balance sheet date but before auditors report date, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है जिसे हम डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहला चीज वो आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑडिट प्रोसीजर। एग्जाम में क्या पूछेगा? ऑडिट प्रोसीजर। सुनिएगा शांति से। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके क्या क्या सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं आफ्टर 31 मार्च, ये उनसे पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आपका क्या प्रोसेस है ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने का। फिर हमें डर क्या रहेगा? उन्होंने जो हमको सब्सिक्वेंट इवेंट्स बताए होंगे ना, वो कंप्लीट नहीं होंगे, वो इनकम्प्लीट हो सकते हैं। तो हमने और क्या क्या करना चाहिए? सुनिए, ईयर एंडिंग कब हो रहा है? 31 मार्च। अगले साल के अंदर हम ऑडिट करने के लिए नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जाते हैं 31 मार्च के बाद में। तो जो अगले साल का पहला क्वार्टर होता है, अगले साल का पहला क्वार्टर होता है, उसके अंदर ऑलरेडी ऑडिट कमिटी का एक आध मीटिंग प्लान्ड होगा, आपके बीओडी का एक आध मीटिंग प्लान्ड रहेगा। उस मीटिंग के अंदर क्या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, उसके मिनट्स को अगर हम गो थ्रू करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होगा जो हमें शायद मैनेजमेंट बता नहीं रहा होगा, बट डिस्कशन कहां हुआ होगा? मीटिंग्स में हुआ होगा, चाहे वो टीसीडब्ल्यूजी का मीटिंग्स हो, चाहे वो बीओडी का मीटिंग हो। मतलब सर, हमें उनके मीटिंग के मिनट्स को गो थ्रू करना चाहिए। आर देयर एनी इवेंट्स जो 31 मार्च के बाद में हुए हैं पर हमें बताए नहीं गए? दूसरा चीज, कंपनी के पास में ना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वर्ड होता है? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब 31 मार्च के बाद में अगले साल के पहले क्वार्टर के नंबर्स होंगे। वो नंबर्स देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्या उन्होंने कोई ऐसा एडजस्टमेंट्स वगैरह किया हुआ है क्या, जो शायद 31 मार्च को ही कर देना चाहिए था पर इन्होंने पोस्टपोन करके अगले साल में इंक्लूड कर दिया होगा। तो उनके इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगले साल के जो है, जो लेटेस्ट, मतलब इफ माई ईयर एंडिंग इज, लेट्स से जिस साल का मैं ऑडिट कर रहा हूं वो है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, तो इसके बाद के जो मीटिंग्स हैं, मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, इसके रिलेटेड में मीटिंग्स के मिनट्स लूंगा, इसके रिलेटेड मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूंगा, क्योंकि इवेंट सब्सिक्वेंट है तो इफेक्ट भी शायद देखने को कहां मिलेगा? 31 मार्च के बाद में मिलेगा। इसीलिए मैंने सब्सिक्वेंट लेटेस्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो लेने चाहिए। सब्सिक्वेंट जो मीटिंग्स हुई होगी उनके मिनट्स को गो थ्रू करना चाहिए। ये अच्छा तरीका रहेगा समझने के लिए कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स है पर मुझे बताए नहीं गए होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? आइए डिस्कस करते हैं पेज नंबर 1D.77। आइए पहले पढ़िए पॉइंट नंबर 4। अब 1 2 3 पढ़ेंगे बाद में, पहले 4th पे आइए। ऑडिटर shall take into account risk assessment which includes the following, मतलब हमें ये चीजें लगानी पड़ेगी। देखिए नंबर 1, obtaining an understanding of any procedures जो मैनेजमेंट ने लगाया होगा to identify subsequent event। पहले उनसे ही पूछेंगे आप लोग कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढते हैं, उसके प्रोसीजर को समझने का ट्राई करेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करेंगे, क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स है क्या भाई जो आपको लगता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। पहले अंडरस्टैंड देयर प्रोसीजर एंड उन लोगों से इंक्वायरी कीजिए क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स है।
तीसरा चीज देखिए, रीड मिनट्स। इस बार देखिए कौन सा मिनट्स, वो मीटिंग के मिनट्स जो कंपनी के ओनर्स का, मैनेजमेंट का, टीसीडब्ल्यूजी का, दैट हैव बीन हेल्ड, मार्क द वर्ड, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये 31 मार्च 2024 जो हमारा ईयर एंडिंग है इस केस में, इसके बाद के अंदर कोई अगर मीटिंग हुए हैं उनका मिनट्स हमने ऑब्टेन करना चाहिए। उसके पहले के मीटिंग्स में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट 31 मार्च के बाद ही हुआ होगा, तो उसका डिस्कशन भी आइडियली 31 मार्च के बाद की जो मीटिंग्स है उसके अंदर होना चाहिए। इज ए बी सी क्लियर टू यू? फिर हम एंटिटी का पढ़ेंगे, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 है, तो इस 31 मार्च के बाद में अगला एक क्वार्टर, अगले 2 क्वार्टर, नॉर्मली एक क्वार्टर के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, वो नंबर्स देख के समझेगा क्या कोई एडजस्टमेंट आपने अगले साल में करने का ट्राई किया है, जो शायद होना कब चाहिए था, लास्ट ईयर होना चाहिए था। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर रिसीवेबल का नंबर दिख रहा था 100 करोड़, आपने अगले क्वार्टर के जो नंबर्स है उसमें रिसीवेबल्स को राइट डाउन कर दिया, सिग्निफिकेंटली 20-30% कम कर दिया एंड एज अ बैड डेट चार्ज कर दिया। ये शायद करना चाहिए था ऑन 31 मार्च, आपने जानबूझ के इसे क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट हो चुका होगा, बस आपने ऑडिटर को बताया नहीं होगा। ये मुझे कहां से पता चलेगा? सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। क्या आपको पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? ये मुझे प्लानिंग के दौरान, रिस्क असेसमेंट के दौरान बेयर मिनिमम प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। हम कौन से इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया, ये नॉर्मल इवेंट है, नॉर्मली ये प्रोसीजर लगाने ही चाहिए। अब सिंपल सा बात है, जो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिलेंगे आप मैनेजमेंट से पूछोगे, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस? हम क्या चाहते हैं, आप लोगों ने एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब एएस और इंडेस को क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। मतलब सर या तो बराबर से एडजस्टमेंट करना चाहिए इफ इट इज एडजस्टिंग इवेंट, या बराबर से डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो पहले हमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढा, अब हम उनसे पूछेंगे हैव यू प्रॉपरली एडजस्टेड देम और डिस्क्लोज्ड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर ऐसा किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं किया है तो क्या हमें 705 मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाना पड़ेगा? यस। आइए सर, ये सब इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करना चाहिए, हमने उनके लेटेस्ट बजट्स वगैरह जो है वो सब पढ़ने का ट्राई करना चाहिए। एंड सर, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लेगा, जहां पर या तो क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, या क्या देना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। तो ऑडिटर उनसे पूछेगा आपने इन इवेंट्स को बराबर से एडजस्ट या डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। मतलब कहना इसे पूरे सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए एक सेंटेंस, ऑडिटर वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। Auditor wants to obtain sufficient and appropriate audit evidences that are there subsequent events. If yes, are they properly adjusted or properly disclosed? Adjusted disclosed कौन बोलता है? Applicable FRF बोलता है। कौन बोलता है? Applicable FRF. What is FRF guys? AS और Ind AS। तो भाई सिंपल चीज है, हमें sufficient and appropriate audit evidence चाहिए कि सारे subsequent event जो हैं वो हमें पता चल जाए और उनको as per applicable FRF आपने अकाउंट करना चाहिए। ये मेरे को चेक करने का है, अगर किया है तो बराबर है, नहीं किया है तो 705। क्या आपको प्रोसीजर समझ में आया? मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4, 6 एंड रीड पॉइंट नंबर 1 नाउ। अब आपको 1 समझ में आएगा। जनरली देखो, ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाना चाहता है? ऑडिटर वो प्रोसीजर्स लगाना चाहता है जिससे उसे क्या मिलेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किसके बारे में? जो भी इवेंट्स हुए हैं। कब सर? बैलेंस शीट डेट के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले, जहां पर या तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। वो सब आइडेंटिफाई होने चाहिए एंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ अकाउंटिंग होना चाहिए। यही मेरे को चेक करने का है। तो नंबर 1 इज लाइक एन इंट्रोडक्शन, आई वांट टू परफॉर्म सच प्रोसीजर्स जिससे मेरे को एविडेंसेस मिल जाए। प्रोसीजर क्या लगाओगे? नंबर 4 में लिखा है एंड नंबर 6 में लिखा है। समझा क्या? आपके आंसर में 1, 4 एंड 6 इतना आना चाहिए। प्रोसीजर खत्म हो गया।
रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपको बस पता होना चाहिए, सिंपल चीज है। एडजस्टमेंट जो करना चाहिए था नहीं किया। नॉन एडजस्टमेंट, इज दिस अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? यस। कैन आई गो टुवर्ड्स अ मॉडिफाइड ओपिनियन? हाँ। डिस्क्लोजर देना चाहिए, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, नॉन डिस्क्लोजर भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा क्या? हाँ। वेयर विल यू गो? 705। रिपोर्टिंग वाला पार्ट तो बहुत आसान है, यहां से आगे 705 की तरफ जाना पड़ेगा। एक और हो सकता है, सुनिए, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया, कैन आई से आई कैन गिव अ क्लीन ओपिनियन? यस। अब वो डिस्क्लोजर दिया है अगर नोट्स टू अकाउंट्स में, तो क्या उसके रिगार्डिंग में एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकता हूं? हाँ। याद है ईओ मैटर पैराग्राफ? यू कैन इंक्लूड दिस मैटर टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन। कहां पर सर? अंडर ईओएम। इज दिस क्लियर टू यू? दैट्स इट। रीड 146, रिवाइज कर लीजिए, पहला इवेंट खत्म हो गया। ये दोनों ऐसे थोड़े से आपको पेशेंटली सुनने का ट्राई करना पड़ेगा। दे आर नाउ डेंजरस ऑनेस्टली। इंटरमीडिएट लेवल बहुत बेसिक था, अब ये पूरा फाइनल का एज इट इज कंट्रोल से कंट्रोल भी है इंटर में, मतलब दोनों ऐसे सेम है एट बोथ द लेवल्स, एंड क्वेश्चंस विल कम एट बोथ द लेवल्स, यू नीड टू बी केयरफुल। चलिए आगे बढ़े। कैन आई गो टू द सेकंड वन? वापस एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। हम पढ़ रहे हैं 560 that talks about subsequent events. पहला कैटेगरी था इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे डिटेल में यही इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब वो आप जाते हैं सेकंड कैटेगरी में। सर मान लो हमने 31 मार्च के बाद में जो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुए उसके लिए पूरे प्रोसीजर लगाए, वो बराबर से अकाउंट किए कि नहीं किए चेक भी किया, ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दिया, ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे दिया। हो सकता है कुछ फैक्ट्स या इवेंट्स हमें पता चलते हैं कब? ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। कब पता चलता है? ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। सेकंड कैटेगरी पढ़िएगा, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। मतलब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट डेट मतलब रिपोर्ट साइन हो गया, उस पर डेट डाल दिया आपने, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज किया, ऑडिट रिपोर्ट में नीचे प्लेस एंड डेट लिखना पड़ता है ना, वहां डेट लिख दिया, मतलब कहना इसे ऑडिट रिपोर्ट इज नाउ साइंड। अब यहां से आगे मैनेजमेंट को रिपोर्ट मिलेगी और फिर ये रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर को दे दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? यूजर्स को दे दिए जाएंगे। सीक्वेंस समझ लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनलाइज्ड, फिर ऑडिट होता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होता है, रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट के पास जाता है, वही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट वंस अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इट विल गो टू द यूजर्स, इट विल बी इशूड टू द यूजर्स। वो आप रेगुलेटर को देंगे, अगर लिस्टेड कंपनी हुआ, आपको मालूम रहेगा ना आज रिजल्ट पब्लिश करना है तो एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे रेगुलेटर को इंटीमेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। मतलब नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू माय यूजर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी के लिए पहला इवेंट क्या था? बैलेंस शीट डेट के बाद, बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले। अब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया है, उसके बाद में आपको कुछ पता चलता है। सुनिएगा मेरा बात, जनरली ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बाद में ऑडिटर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, कोई मेजर ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ऐसे भी यही बात बोलता है, बट ऐसे ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है, एक सेंटेंस को ऐड करता है। जनरली आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट एक चीज को दिमाग में रखना, कोई भी फैक्ट या इवेंट आपको ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद पता चलता है और आपको लगता है ये सेम चीज मुझे अगर ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता होती तो शायद उसकी वजह से मेरा रिपोर्ट बदल जाता,
उसकी वजह से क्या बदल जाता, मेरा रिपोर्ट बदल जाता। मतलब ये सिग्निफिकेंट फैक्ट है, मतलब ये सिग्निफिकेंट इवेंट है जो मुझे आज पता चला है। और मुझे लगता है अगर ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता होता तो शायद इसकी वजह से मेरा रिपोर्ट बदल जाता, मेरा ओपिनियन बदल जाता। उस केस में आपको अभी भी कुछ प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। सुनिएगा मेरा बात, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में नॉर्मली आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बट अगर आपको लगता है ये सेम फैक्ट अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता होता तो शायद उसकी वजह से मेरा रिपोर्ट बदल जाता, मेरा ओपिनियन बदल जाता, तो शायद ये इंपैक्ट आपको अभी कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एसए सेज। अब ये क्या करता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। सर या तो हो सकता है कुछ आपको पता चला ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में, आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया है बट अभी तक पब्लिक को या यूजर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुआ है। मतलब कहना इसे राइट नाउ रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड, या तो आपने रिपोर्ट फाइनलाइज करके अभी तक शायद मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट नहीं दिया होगा, या आपने साइन करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दिया होगा, बट अभी तक मैनेजमेंट ने आपकी रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को इशू नहीं किए हैं। तो कहना इसे अभी भी मौका है, रिपोर्ट बदल सकता है, अभी भी मौका है, रिपोर्ट बदल सकता है। कब बदलेगा, क्यों बदलेगा, बताया जाएगा। बट ये वो सिचुएशन है आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड डेट। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू नहीं किया गया है। इज दिस क्लियर टू यू? Third and the last option is facts that become known to auditor after financial statements issued date. ये सबसे एक्सट्रीम है, रिपोर्ट साइन हुआ, पब्लिक को या यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू भी कर दिए, उसके बाद में अगर कुछ पता चलता है तो आप क्या करेंगे। उस एक्सट्रीम केस को छोड़ दीजिए, पहले इसको डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बट अभी तक यूजर्स को क्या नहीं दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं किया। मतलब समझिएगा, ऑडिट हो गया है, रिपोर्ट साइन हो गया है, रिपोर्ट इज डेटेड, रिपोर्ट साइन होकर डेट आ चुकी है, इसके बाद में आपको कुछ पता चलता है, बट अभी तक ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर का रिपोर्ट किसको नहीं दिया है, यूजर्स को नहीं दिया है। मतलब पब्लिक एट लार्ज, लिस्टेड कंपनी तो उन तक नहीं पहुंचा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो इंस्टीट्यूशंस को नहीं बताया है, ये शायद अभी ऑडिटर को पता चला होगा और मैनेजमेंट के बीच में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दे आर नॉट मेड पब्लिक एज ऑफ नाउ। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? फैक्ट्स जनरली बोलते हैं आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, इसमें दो हो सकता है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, बट किसके पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट के पहले, एंड दूसरा आफ्टर फाइनेंस, बट कहने से बोथ आर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, बोथ आर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, भले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू करते हैं ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट दोनों साथ साथ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट दोनों साथ साथ। तो ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन होगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू किया जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आइए, इन योर मॉड्यूल्स लेट्स रीड 2 sentences। देखिए क्या बोलता है। फैक्ट्स which become known to auditor after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued। कहना इसे सेकंड कैटेगरी हो गया, ये सेकंड के अंदर भी कौन सा हो गया, फर्स्ट कैटेगरी। तो कहना इसे ओवरऑल दो कैटेगरी है, दिस इज माय नंबर 1, दिस इज माय नंबर 2। कहना इसे नंबर 2 के अंदर दिस इज माय A एंड दिस इज माय B। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, सेकंड कैटेगरी का A पार्ट है। वो क्या है, सेकंड कैटेगरी का A पार्ट है। समझा क्या? इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, दिस विल बी सेकंड कैटेगरी का पार्ट B। इज दिस क्लियर टू यू? लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। क्या बोलता है, सर इस बार ऑडिट रिपोर्ट डेट इशू हो गया है, ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो चुकी है, रिपोर्ट का डेट आ गया है, बट अभी तक क्या नहीं हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन इशूड। आइए पढ़िए क्या बोलता है। जनरली ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। नॉर्मली आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, मेरे हिसाब से सेंटेंस ही बकवास है, वो लिखने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 में अरे वो लिखना तुम पर 1 मार्क मिलेगा तुमको, कि नॉर्मली हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर। नंबर 2 देखो, हावेवर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, इफ अ
fact become known to the auditor, had it been known to the auditor as on auditor's report date, इसकी वजह से उसकी रिपोर्ट क्या हो जाती, अमेंड हो जाती, तो ऑडिटर ने अब भी कुछ तो करना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है, नॉर्मली हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, बट अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या ये सेम फैक्ट मुझे पता होता, कब सर, ऑडिट रिपोर्ट डेट के वक्त या उसके पहले, तो क्या इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट अमेंड हो जाती, अगर हां तो अब भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? वापस से 1 and 2 का हेडिंग पढ़िए, दोनों सेंटेंस को समझिए, प्रोसीजर क्या लगाना है आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, रीड 1 and 2 फर्स्ट। समझा क्या? कुछ नहीं, आंसर सिंपल है, तुम कुछ नहीं करने का, पहले मैनेजमेंट से पूछने का कि भाई ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो गया है, अब कुछ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है, आप लोग क्या करने वाले हैं? आर यू गोइंग टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने वाले हैं यार, ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो गया मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनलाइज, तो उनको पूछने का आर यू गोइंग टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिग्निफिकेंट कैसे अगर कुछ अगर हुआ ना, तो ही शायद मैनेजमेंट सोचता है अमेंडमेंट के बारे में, अदरवाइज नॉर्मली इंडिया में ये कल्चर नहीं है कि एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए उसके बाद में कोई मेजर चेंजेस, बिकॉज इवन कंपनीज एक्ट जो आपका लॉ है वो भी इतना आसानी से परमिशन नहीं देता है कि आप जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर दीजिए फिर अमेंडमेंट के बाद वापस ऑडिट करवा लीजिए। ये स्टैंडर्ड जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? आईसा से बोरो किया है। जनरली ये नहीं होता है अनलेस देयर आर सम सीरियस कंसर्न्स। मतलब सुनिएगा, आप मैनेजमेंट से पूछिए आप लोग क्या करने वाले हैं। आर यू गोइंग टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी तक सर यूजर्स को दिया नहीं है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर चाहिए तो अमेंडमेंट कर लीजिए। यूजर्स को नहीं दिया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा एजीएम पोस्टपोन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा नंबर्स पब्लिश करने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इफ दे अमेंड, उन्होंने अगर चेंजेस कर दिए तो हमको अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक भी करने पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा। अगर लगता है उसके बाद रिपोर्ट बदलनी है तो नई रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? और लगता है ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सर हमें को सही एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना पड़ेगा बताएंगे आपको, बट जनरली स्टैंडर्ड आंसर होता है आस्क द मैनेजमेंट। वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं। अगर वो लोग अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आना चाहते हैं तो हमें अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहिए, एडिशनल प्रोसीजर लगाना चाहिए। देखिए, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट एंड विथ टीसीडब्ल्यूजी। क्या हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने का जरूरत है? अगर हां तो मैनेजमेंट कैसे उन्हें एड्रेस करने वाला है, ये हमने उनसे पूछना चाहिए। क्या आपको ए बी सी समझ में आया? क्या मैं नोट नंबर 2 में लेके जाऊंगा, घबराइए मत, अभी के लिए इतना पार्ट समझा क्या? एग्जैक्टली सेम आंसर कंट्रोल सी कंट्रोल वी थर्ड कैटेगरी के लिए भी है। इन्होंने बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इशू भी कर दिए तब भी आप ये सेम प्रोसीजर ही दिमाग में रखना। जनरल प्रोसीजर दोनों का क्या है? कॉमन है। थोड़ा बदलाव किधर आएगा? आई विल एक्सप्लेन यू। पहले एक बार ये पढ़ के देखिए, ऐसा लग रहा है कि सेम ही दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, एक गलती से नहीं लिखे, ऐसा ही स्टैंडर्ड में है। एक बार पढ़ के चेक कीजिए। दिस इज योर कैटेगरी नंबर 2 पार्ट बी, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। सेम दोनों पॉइंट मिलेंगे। इतना लॉजिकल लगता है क्या? देखो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से कोई बड़ा बात नहीं है। इंटरमीडिएट में शायद पूछेगा ये वाला पार्ट बैलेंस शीट डेट के बाद, बट बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट डेट।
फाइनल में शायद पूछेगा फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो फाइनल वालों को पता होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद दो सिचुएशन। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, बट जनरल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, दिस इज कॉमन एट इंटर एंड दिस इज मोर कॉमन एट अ फाइनल लेवल। दोनों का आंसर सिमिलर है, ध्यान रखना। वहां पे पूरा प्रोसीजर लिख के दिया है, यहां बोला है नॉर्मली कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, बट फिर भी ध्यान रखना अगर ये कुछ पता चला एज ऑन ऑडिट रिपोर्ट डेट और आपको लगता है उसकी वजह से रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ती, तो अभी मैनेजमेंट से डिस्कस करो, समझो वो लोग अमेंड करने वाले हैं क्या, अकॉर्डिंगली प्रोसीजर लगाना चाहिए। ये दोनों मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। इस बार आईसीए थोड़ा और कैरिड अवे हो गया, उनको लगा सिर्फ इंटर में लिखना है, फाइनल में तो लिखना ही नहीं है, ये वैसे भी डिटेल में, फाइनल में तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। सही में शॉक हो जाओगे, मतलब मैं तो नेक्स्ट लेवल शॉक में हूं। सेम तुम्हारा जो चैप्टर है ना कंप्लीशन रिव्यू नाम है उनका भी कोई डिफरेंस नहीं है। 560 70 80 दिख रहा है, 560 देखो कितना सुंदर लिखा है आईसीए ने, उन्होंने चार्ट बना के दिए, खत्म। 560 ओवर, उतना ही है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। 570 सेम, ये क्वेश्चन है, 570 एक चार्ट बनाया, खत्म। आईसीए का मॉड्यूल है ये। 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंटर में तो कुछ भी पूछेंगे क्योंकि पूरा डिटेल में कट पेस्ट हो गया है, समझ रहे हो क्या मेरा बात। और फाइनल के लिए वो सेम चीज एज इट इज काम में आएगी क्योंकि उनसे भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे ना तुम तो इंटर पास करके आए हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इट्स अ दीज आर कॉमन एसेज नाउ, ये एज इट इज दोनों के लिए रेलेवेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते और आपको ढंग से पढ़ना। तुम्हारे को दो एग्जाम लिखने के, इंटर में भी लिखना पड़ता फाइन, और तुम्हारे तक वापस सिलेबस बदलेगा नहीं। By the time you clear final, I'm telling you, it's going to remain same. Material will also remain same. Nothing will change. And final वाले को एक बार लिखने का, एक बार में भी सब आना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूं ढंग से सुनिएगा अभी आगे। हमने 560 को समझने के लिए पहले क्या बोला, दो इवेंट्स को बाइफर्केशन किया, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट डेट। दूसरे वाले के लिए वो वर्ड क्या यूज करता है, फैक्ट वर्ड यूज करता है। क्या वर्ड यूज करता है, फैक्ट, क्योंकि वो उसे सब्सिक्वेंट इवेंट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो एएस की और इंडेस की डेफिनेशन के बियॉन्ड है। अरे एएस इंडेस का डेफिनेशन खत्म हो जाता है बोर्ड्स अप्रूवल डेट पे। कहां खत्म हो जाता है, बोर्ड्स अप्रूवल डेट पे। इन्होंने 560 में सब्सिक्वेंट इवेंट लिखते वक्त खुद सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में वर्ड फैक्ट यूज किया है। सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज किया है, फैक्ट। आपको पढ़ा है ना, पहले डेफिनेशन ही पढ़ाया। सब्सिक्वेंट में दो चीजें आती है, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। एंड दूसरों के लिए क्या बोला है, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर व्हेन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। ये जो फैक्ट्स हैं ये दो हो सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, बट किसके पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट के पहले। एंड दूसरा वाला आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, सिंपल चीज। इन दोनों के लिए जो आपका प्रोसीजर है, कौन सा वाला, फैक्ट के अंदर पॉइंट नंबर ए, नंबर बी, आंसर कॉमन है क्या, 1 2 3? अरे 1 2 एबीसी, 1 2 एबीसी कॉमन है क्या, नहीं है? इतना समझ में आया क्या? बेर मिनिमम, मतलब इतना तो क्लियर है आइडियली। और पहले वाले कैटेगरी के लिए सेपरेट आंसर आएगा, उसमें मैंने आपको बताया 1 4 एंड 6। दिमाग लगाने वाला क्या था, पॉइंट नंबर 4 ही था। कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढेंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे बराबर से एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है। इज दिस क्लियर टू यू? इतना सब समझा क्या? आगे जाऊं क्या? पक्का? अब आगे आता है नोट। कुछ उन्होंने नोट्स लिख के दिए, नोट 1 2 एंड 3। पहले आइए नोट नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ में। एमसीक्यू के लिए इंटर फाइनल दोनों में रेलेवेंट है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा फाइनल की है, फिर भी समझिएगा क्या बोलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया, ये डेट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट डेट सबको समझता, 31 मार्च इंडिया में। ऑडिटर रिपोर्ट डेट सबको समझता, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करके डेट लिखा वो ऑडिटर रिपोर्ट डेट हो गया। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट क्या होता है, स्टैंडर्ड में ये डिफाइन करने की जरूरत इसलिए है बच्चों क्योंकि कोई एक फिक्स डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट नहीं होता है। अज्यूम कीजिए लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर जिस दिन हमने हमारे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई उनको हमने इंटीमेट किया
कि ये हमारे रिजल्ट्स हैं, उनको इंटीमेट करना मतलब एज गुड एज पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देना होता है। गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह है तो उस केस में सीएजी का जो प्रोसीजर रहेगा, हमने जैसे हमारा रिपोर्ट फाइनलाइज किया, रिपोर्ट बना के किसको दिया, सीएजी को दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कहना इसे अब सीएजी ने डायरेक्शन दिया कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर हमारे यूजर्स को नोटिफाई किया जाएगा, आने वाले जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। तो जिस दिन वो नोटिस जाएगा उस दिन क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट हो जाएगा। कोई एक फिक्स डेट नहीं हो सकता है, ये कंपनी टू कंपनी क्या होगा, वेरी करेगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में शायद आने वाले जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट जाएंगे ना, वो नोटिस का डेट कहलाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड डेट। मतलब ये डेट हमेशा अलग अलग हो सकता है। बट इसने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, सुनिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट मतलब बैलेंस शीट डेट इज ऑन 31 मार्च 2024। फिर आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। क्या आता है, ऑडिटर्स। लेट्स से आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, किस दिन साइन किया, लेट्स से 10th मई को साइन किया। कब साइन किया, 10th मई को। कैन आई कॉल दिस एज अ ऑडिट रिपोर्ट डेट? अब जिस दिन साइन किया, हो सकता है ना सेम का सेम डेट आपने ऑडिट रिपोर्ट शायद मैनेजमेंट को दिया ही नहीं होगा। आज साइन किया, 3 दिन बाद दिया होगा रिपोर्ट, बराबर है कि नहीं है? तो कहना इससे ये ऑडिट रिपोर्ट आपने कंपनी को कब दिया उसका डेट आ सकता है, लेट्स से 13th में। Can I say financial statement issued date? It always be the last of all three. Obviously, financial statement जब इशू किए जाएंगे तब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट दोनों देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के पास आना भी चाहिए ना। अरे बराबर है कि नहीं है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट शुड बी आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, शुड बी आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट गिवन टू द मैनेजमेंट डेट। अरे हाँ है ना, क्योंकि उसके बाद में ही क्या इशू होगा, फाइनेंशियल। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट दोनों आता है। समझा क्या? ये डेफिनेशन है, खत्म हो गया। पढ़ लीजिए मेरे साथ में, देखो। इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू मार्क द वर्ड थर्ड पार्टीज। जिस दिन हम थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दोनों अवेलेबल करवा देते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए मिल जाए, वो कहलाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। सर ये डेट डिपेंड करेगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर। कभी कभी इन सम सर्कमस्टेंसेस जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में फाइल कर देंगे, मतलब हम सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से एनएससी बीएससी को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग कंक्लूड होने के बाद में स्कैन करके ये अपलोड किया जाता है एनएससी बीएससी पे। मतलब इफ एनएससी बीएससी पे एक्सेस दे दिया मतलब पब्लिक के लिए इशू हो गया है। क्या हो गया? पब्लिक के लिए इशू हो गया। तो ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होगा। पॉइंट नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा फॉर एमसीक्यू। Since audited financial statements cannot be issued without an auditor's report, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे साथ साथ में क्या देना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट विल ऑलवेज बी आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, विल ऑलवेज बी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द मैनेजमेंट। उन सब के हमेशा बाद में ही होगा। देखिए, the date that financial statements are issued must not only be later than the date of auditor's report but also later than the date of auditor's report is provided to the entity। मतलब 10th मई के तो बाद होगा ही होगा। 10th मई के बाद किस दिन आपने मैनेजमेंट या कंपनी को ये रिपोर्ट दिया है, दैट इज 13th मई, उसके भी बाद में होना चाहिए। कौन सा डेट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। पूरे नोट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। कैन आई गो नेक्स्ट? आगे चलें क्या? पक्का? बस कुछ नहीं, 2 नोट बाकी है, खत्म करेंगे। उसमें से भी काम की चीज डिस्कस करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाओ मत। देखो नोट नंबर 2 का हेडिंग क्या बोलता है। अब तुमको पूरा 560 समझाती है, 2 एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने हैं। 560 खत्म हो गया है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड 2 नोट्स। ठीक है, 560 में तुम्हारे लिए कौन कौन से इवेंट है? 2 है सर।
आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट डेट। दूसरा आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट के अंदर दो फर्दर कैटेगरी है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट, और लास्ट वाला आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। इतना क्लियर है? पक्का? अब आइए हेडिंग देखिए क्या बोलता है। ऑडिट प्रोसीजर फॉर फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट बट बिफोर, can I say this is talking about your number 2 part A? This is talking about number 2 part A. लॉजिकल लगता है एकदम? डिस्कस करें 2 मिनट के लिए। सिंपल सा बात बोलता है, सुनिएगा शांति से। क्या बोलता है भाई? ये मान लो आपने ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर लिया है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट का डेट आ गया है। इसके बाद में आपको लगता है कुछ फैक्ट या इंफॉर्मेशन आपको पता चलता है, बट अभी तक क्या इशू नहीं हुए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए हैं। आप मैनेजमेंट से पहले डिस्कस करो कि भाई ये जो सिग्निफिकेंट मैटर है, आप लोग इससे कैसे डील करने वाले हो। अगर वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाले हैं, डोंट यू थिंक मेरे को थोड़ा एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा? इफ दे आर गोइंग टू मेक चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई विल हैव टू अप्लाई एडिशनल प्रोसीजर्स। वो एडिशनल प्रोसीजर लगाने के बाद में हो सकता है मुझे मेरी रिपोर्ट भी बदलनी पड़े, हो सकता है मुझे मेरी रिपोर्ट भी बदलनी पड़े। तो कहना इसे मेरे को नया ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड। अब इसमें एक ही चीज है, देखो ये हो कब रहा है? आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। मतलब हो सकता है रिपोर्ट साइन कर दिया होगा पर मैनेजमेंट को दिया ही नहीं होगा। अरे ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो गया पर जरूर थोड़ी मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दिया होगा आपने। हो सकता है रिपोर्ट साइन किया, नेक्स्ट डे पता चल गया बिफोर गिविंग द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। क्या मैं डायरेक्टली मैनेजमेंट को मेरा पुराना रिपोर्ट दूंगा ही नहीं और उन्हें क्या बोलूंगा, सीधा नया रिपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली? या अगर पुराना रिपोर्ट दे दिया होगा तो मैं उनको बोलूंगा पुराना रिपोर्ट यूजर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, हम आपको ये अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम करके क्या प्रोवाइड करेंगे? नया रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लॉजिकल चीज है कि नहीं? आइए जो जो पॉइंट बोलता हूं उतना ही पढ़िए, उतना ही दिमाग लगाइए। देखिए पॉइंट नंबर 1 पढ़िएगा, अच्छा है। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है, क्या करता है? अमेंड। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिटर को क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे? 100%। जो जो चेंजेस वो लोग लाएंगे वो मेरे को नया चेक करना पड़ेगा। कैन आई से अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इन सक्सीडिंग पैरा अप्लाई, वो छोड़ दो। क्या है? हमने हमारे एडिशनल प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने चाहिए। कब तक? जब तक हमारा नया ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं आ जाता। सुनिए, पुराना रिपोर्ट साइन मैंने कब किया? लेट्स से मैंने साइन किया 10th मई को। कब साइन किया मैंने? 10th मई को। इसके बाद में मुझे कोई फैक्ट पता चला, लेट्स से नया रिपोर्ट डेट साइन करने वाला हूं मैं 25 मई, तो अब ना 10 मई के बाद से 25 मई तक जो जो हुआ है सब चेक करना पड़ेगा। अरे लॉजिकल है ना यार, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरा नया ऑडिट रिपोर्ट डेट क्या हो जाएगा? 25 मई। तो कहना इसे उस दिन तक का सब कुछ चेकिंग होना चाहिए ना? Yes or no? So extend the procedure that is already referred to the date of new auditor's report. And can I say नया रिपोर्ट देना पड़ेगा? हाँ, किसके ऊपर? ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सा चीज है। अगर कुछ हमें पता चलता है, कब? ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। कब पता चलता है? ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। मैनेजमेंट से पूछो आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने वाले हैं? अगर हां तो हमें अपने डिटेल में प्रोसीजर लगाने चाहिए एंड नया ऑडिट रिपोर्ट दे देना चाहिए। क्या आपको पॉइंट नंबर 1 का ए बी और दोनों पॉइंट समझा क्या? हाँ या ना? एक लाइन को मार्क कीजिएगा एमसीक्यू के लिए। द न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनिए, वो बोलेगा हम अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, पर उनके बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया तो? अरे कंपनी का मैनेजमेंट का एक बंदा बोल सकता है अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ बोर्ड डजंट अप्रूव दिस, तो इस बार मैं क्या बोलूंगा? अमेंडमेंट कर। मैं मेरा प्रोसीजर लगाएगा, मैं रिपोर्ट मेरा फाइनलाइज करके रखेगा। अब तू तेरे बोर्ड का अप्रूवल ले, अब तू कह ले तेरे बोर्ड का अप्रूवल ले। ये अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड अप्रूव करता है। बोर्ड ने अप्रूव किया 24 मई को, तो मैं 24 मई के बाद में साइन करूंगा मेरा नया ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट बदलाव कब आया है? ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में आया है। हो सकता है ना बोर्ड इसको अप्रूव करेगा ही नहीं। Are you understanding this? तो ये अमेंडमेंट जो है किसने अप्रूव करना चाहिए? बोर्ड ने। तो द नया ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल। समझ लीजिए सिचुएशन पूरा का पूरा। सर ईयर एंडिंग
31st March 2024. Your audit report originally was signed on 10th May. कब साइन हो गया? 10th May. Assume a situation. अब इसके बाद में अगर मैं बोलता हूं देयर इज अ अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, अमेंडमेंट होगा, नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, क्या हमें एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कैन आई से ये अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चाहिए बोर्ड का अप्रूवल, इसको चाहिए बोर्ड का अप्रूवल। इसके बाद में आएगा नया ऑडिट रिपोर्ट डेट, क्योंकि उसके पहले मैंने रिपोर्ट दे दिया और बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया तो मेरी रिपोर्ट का वैल्यू खत्म हो जाएगा ना यार। तो जिस दिन बोर्ड ने इसको अप्रूवल दिया, लेट्स से उन्होंने दिया 24 मई को, कब दिया? 24 मई को। उसके बाद में कभी भी रिपोर्ट साइन कर सकता हूं क्या? हाँ। प्रोसीजर लगाना शुरू कर दूंगा 10 मई के बाद ही, जैसे उन्होंने बोला हम अमेंड करेंगे, वंस दे मेक द अमेंडमेंट आई विल स्टार्ट द प्रोसीजर, बट आई विल नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट जब तक बोर्ड क्या नहीं करता है? अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव नहीं करता है। इज दिस क्लियर टू यू? आई अंडरस्टैंड इट्स चैलेंजिंग, क्योंकि आपका कंपनीज एक्ट भी 148 तक ही हुआ है, उसके आगे हुआ नहीं है। आपको सब्सिक्वेंट इवेंट आता है कि नहीं आता, मेरे को तो असली टेंशन हुई है। थोड़ा सुना है क्या? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है एक प्रॉब्लम, बट कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना बता सकता हूं कि ऐसा ऐसा होता है। देखो अभी एक एक चीज सब्सिक्वेंट इवेंट बैठ के समझाने के लिए 2 घंटा उसमें लग जाएगा यार, मतलब सॉरी AS4 या कुछ नहीं कर सकता। अभी ए से नहीं आता, इंडिया से नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता? अजम्पशन है ना कि पहले अकाउंट्स पढ़ा है फिर ऑडिट पढ़ने आएगा, मतलब इट्स एन अजम्पशन। इंटर में भी और फाइनल में भी दोनों में अजम्पशन है। यू कैन नॉट स्टार्ट विद ऑडिटिंग डायरेक्टली। इफ यू आर ट्राइंग दैट, यू आर जस्ट ट्राइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? आइए एक पैराग्राफ को और पढ़िएगा। पानी पीना पड़ेगा बेटा ऑब्वियसली। इधर आइए, पॉइंट नंबर 3। इन सम एंटिटीज, जनरली इंडिया के लिए पॉइंट नंबर 3 रिलेवेंट होता है। मैनेजमेंट को लॉ नहीं बोलता है कि आप कंपल्सरीली क्या कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करें। नॉर्मली इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर को भी एक अमेंडेड रिपोर्ट या नया रिपोर्ट देने का जरूरत नहीं है। However, when management does not amend the financial statement and auditor believes कि financial statement को amendment करना चाहिए था, सुनिएगा सर, जनरली ऐसा जब होता है, हमारी रिपोर्ट साइन कब होगी? 10th मई को। हमें कुछ पता चला, कब पता चला? 10th मई के बाद। बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं किए गए हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहिए, ऑल्दो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो सर मैं मैनेजमेंट को पूछूंगा आप लोग क्या करने वाले हो? वो बोलेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अमेंड नहीं करने वाले हैं। मैं बोलूंगा ओके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नंबर 3 यही बोलता है, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, वी विल से इट्स ओके। बट अगर मुझे लगता है ये इवेंट सिग्निफिकेंट है, ये फैक्ट सिग्निफिकेंट है, अमेंडमेंट शायद आना चाहिए था। अगर आपने अपना रिपोर्ट साइन किया है, बट अभी तक रिपोर्ट साइन किया है 10 मई को, बट अभी तक रिपोर्ट दिया नहीं है, किसको नहीं दिया है रिपोर्ट? कंपनी को। कैन आई स्टिल मॉडिफाई माई ओपिनियन एज पर 705? यस। वही रिपोर्ट को जो आपने 10 मई को साइन किया है उसे आप चेंज कर दीजिए, मॉडिफाइड ओपिनियन लिखिए, बताइए ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है जो कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं किया है, इस वजह से हम इस पे क्या देते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। अगर मैंने उन्हें रिपोर्ट ऑलरेडी दे दिया होगा, 10th मई को साइन किया, 11 तारीख को रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद में पता चला कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, नंबर ए में बोलता है रिपोर्ट दिया नहीं है तो मॉडिफिकेशन के साथ में रिपोर्ट दे दो। नंबर बी बोलता है अगर रिपोर्ट ऑलरेडी दे दिया है तो ऑडिटर ने पहले मैनेजमेंट को नोटिफाई करना चाहिए, क्या सर प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इशू मत करना, प्लस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ मेरा पुराना रिपोर्ट भी इशू नहीं करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग इशू कर दें बिना अमेंडमेंट के तो ऑडिटर को क्या लेना चाहिए? अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, वरना क्या होगा? अमेंडमेंट आना चाहिए था। बट ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओल्ड रिपोर्ट मैनेजमेंट किसको दे रहा है? यूजर्स को दे रहा है। कहना है यूजर्स को मिसलीड करने का ट्राई कर रहा है।
क्या करने का ट्राई कर रहा है? यूजर्स को मिसलीड करने का ट्राई कर रहा है। इसलिए वो बोलता है आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कीजिएगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। पब्लिक डोमेन में जाके आपको भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलने चाहिए थे, हमारी रिपोर्ट बदलनी चाहिए थी, उन्होंने ये बात नहीं मानी है, इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू? नंबर 3 को मार्क कीजिएगा। 1 and 3 इंपॉर्टेंट है, रीड कर लीजिए। अब आइए सबसे एक्सट्रीम केस, नोट नंबर 3, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर फैक्ट्स आफ्टर। अब सब हो चुका है, रिपोर्ट साइन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में जा चुका है यार, यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू भी हो चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी दे चुका है। ये एक्सट्रीम केस है। इधर नॉर्मली आपको बोला ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है अनलेस आपको लगता है कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मिला है जिसकी वजह से रिपोर्ट हमने शायद बदल देना चाहिए था। सिंपल है, पहले तो मैनेजमेंट से ही पूछोगे आप लोग क्या करने वाले हो भाई, अमेंडमेंट करने वाले हो क्या? इधर इंडिया में नहीं होता अमेंडमेंट, होता ही नहीं, लॉ ही खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ हाँ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन नॉट रीओपन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होता ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सिचुएशन है। ये कब हो सकता है? जब सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट फ्रॉड बाहर पब्लिक में आ जाए, लाइक सत्यम मैनेजमेंट फ्रॉड कम्स आउट इन पब्लिक, तो फिर उस केस में एक्सट्रीम सिचुएशन होगा, रेगुलेटर इन्वॉल्व हो जाएगा, बाकी सब अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो जाएगी, उस केस में शायद नया बोर्ड लेके आना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नए बनाने पड़ेंगे, वो पूरा एक्सट्रीम केस हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ये इन्होंने आयसा से बोरो किया है, समझा देता हूं, थोड़ा बहुत फाइनल के लिए जरूर रेलेवेंट है, इंटर में तो नहीं, फिर भी सुन लीजिएगा एक बार के लिए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी इशूड, उसके बाद कोई इवेंट मिलता है, नॉर्मली मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अपने आप से पूछना चाहिए इवेंट बहुत सिग्निफिकेंट है क्या? अगर ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता होता तो शायद ऑडिट रिपोर्ट बदलनी पड़ती, अगर हां तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो आप लोग कुछ करने वाले हो क्या। नॉर्मली ये इवेंट होता है मैनेजमेंट की वजह से, तो क्या ही डिस्कस करोगे, बट स्टिल मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूसी से डिस्कस करो, आर यू गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दिस इवेंट। जनरली कोई अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट लॉ का तो है नहीं, तो वो शायद अमेंडमेंट लेके आएगा नहीं। बट प्रॉब्लम बताए क्या है, आपके पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पुराना रिपोर्ट कहां जा चुका है? यूजर्स को जा चुका है। किसको जा चुका है? यूजर्स। अब ऑडिटर को डर क्या है, ये इवेंट अगर मेरे यूजर ने नहीं पढ़ा, उससे मेरे रिपोर्ट पे रिलाई कर लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने सत्यम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद में सत्यम का स्कैम बाहर आया, वो बोलता मैंने न्यूज देखा ही नहीं, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पे रिलाई किया। कहना इसे ऑडिटर के लिए एक ऑब्लिगेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट को बोलने के लिए कि भाई समझो, या तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करो, तो हम एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे, हम नया रिपोर्ट बना के देंगे। अदरवाइज जिन जिन यूजर्स को आपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं और पुराना ऑडिट रिपोर्ट दिया है, उन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा इस इवेंट के बारे में, उन्हें बोलना पड़ेगा कि हमारी रिपोर्ट और पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। रीड नंबर 1, अगर मैनेजमेंट गलती से अमेंड करता है, क्या करता है? अमेंड किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो सर हमें कैरी आउट करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स, हमें मैनेजमेंट के स्टेप्स को रिव्यू करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने इंश्योर किया है जिनको प्रीवियसली इशूड मतलब ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओल्ड रिपोर्ट दे दिया होगा, क्या उन्हें इन्फॉर्म किया है इस नए सिचुएशन के बारे में? ये मैनेजमेंट ने स्टेप्स लेना चाहिए। रिव्यू कौन करेगा? ऑडिटर करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम केस है बच्चों, यहां पर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी इशूड, तो मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया है, कैसे अपने यूजर्स को इन्फॉर्म किया है इस इवेंट की वजह से पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, उन्होंने स्टेप्स बराबर लिए हैं या नहीं लिए। इस पॉइंट नंबर 1 का ए एंड बी क्लियर टू यू?
इस पॉइंट नंबर 1 का ए एंड बी क्लियर टू यू, यस और नो? अब नीचे आइए सर। नॉर्मली अगर लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता है, वो अमेंडमेंट करते हैं, तो सेम हम लोग भी हमारे ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेंगे, हमें नया ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे देंगे। ट्रस्ट मी, ये चीज इंडिया में नॉर्मली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, नॉर्मली अंडर कंपनीज एक्ट वी आर नॉट अलाउड टू मेक द चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वॉलंटरीली। ये रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल है इंडिया के एक्ट के हिसाब से। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर जरूर कॉपी पेस्ट किया है। अगर आपका लॉ अलाउ करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नए आएंगे तो ऑडिटर को भी नया काम करके नई रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। ये टाइम पास है मेरे हिसाब से, काम का चीज है। नंबर 3 के अंदर, इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर कि जिनको प्रीवियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किए गए हैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि ये हुआ है, एंड वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अमेंड नहीं कर रहे हैं, जो ऑडिटर को लगता है शायद अमेंड होने चाहिए, तो ऑडिटर ने नोटिफाई करना चाहिए मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को, दैट वो चाहेगा आप अपने सारे यूजर्स को इन्फॉर्म करें कि ना तो पुराने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है, ना हमारी ऑडिट रिपोर्ट रिलायबल है। अगर आप लोग ये एक्शन नहीं लेंगे तो ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इट्स बेसिकली लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा कि भाई हम कैसे कंपनी के मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी यूजर्स को मिसगाइड करने का ट्राई कर रहा है, जबकि ऑडिटर मैनेजमेंट को इंटिमेट कर चुका है इस इवेंट के बाद में आपके नंबर्स रिलायबल नहीं है, इस इवेंट के बाद में हमारा रिपोर्ट रिलायबल नहीं है। वो चाहेगा मेरी रिपोर्ट पे जो मैंने पहले इशू करके दी थी उस पर रिलाय ना किया जाए। इसके लिए उसने बेस्ट पॉसिबल एक्शन लेने चाहिए। इंडिया में नॉर्मली प्रोसेस यही होगा। क्या प्रोसेस होगा सुनिएगा सर। सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा इस सिचुएशन से आप लोग कैसे डील करने वाले हैं। फॉर्मेलिटी के लिए पूछूंगा, आर यू गोइंग टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नॉर्मली दे डोंट, बट आई बिलीव ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। उन्हें बोलूंगा जो जो आपके यूजर्स हैं जिनको आपने पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट दी है, उन्हें नोटिफाई कीजिए ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए एंड हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट एक्शन लिया कि नहीं लिया ये ऑडिटर रिव्यू करेगा। अगर मैनेजमेंट इस बात को नहीं मानता है तो ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ेगा, उसको लीगल ओपिनियन के लिए जाना पड़ सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? अगर मान लो उन्होंने बोला हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने को तैयार है, तुम नया ऑडिट रिपोर्ट बना करके दो, एडिशनल प्रोसीजर लगाओ, फिर आपका नया रिपोर्ट और हमारे नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वापस से भेजा जाएगा यूजर्स को, तो बराबर है। हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेंगे, नया रिपोर्ट बनाएंगे, फिर नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नए रिपोर्ट किसको दिए जाएंगे, यूजर्स को दिए जाएंगे। ये जनरली इंडिया में नहीं होता है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो लॉजिकल है। इज दिस क्लियर टू यू? समझा क्या? एक्सट्रीम सिचुएशन है, आई डू अंडरस्टैंड, बट स्टिल थोड़ा फाइनल के पॉइंट ऑफ से आपको पता होना चाहिए। सर सब्सिक्वेंट इवेंट शुरू कहां से होता है? बैलेंस शीट डेट के बाद। पहला वाला खत्म कहां हो जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले। दूसरा वाला फैक्ट्स नोन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। उसमें भी बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट में एक सिचुएशन आएगी एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट में सेकेंड सिचुएशन आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ऑडिट रिपोर्ट डेट हो चुका है उसके बाद में अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करता है, अगर करता है, तो हमें एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और हमें नई रिपोर्ट ही देनी पड़ेगी या एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ेगा। और जब ये नई रिपोर्ट देंगे ना तो हमें हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम या ओएम में रेफरेंस भी देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मैटर वी वांट टू हाईलाइट कि भाई ये मैटर पहले नहीं मिला था, बाद में मिला, उसका ये सिचुएशन आया, वो हमें हाईलाइट भी करना पड़ेगा। पर हमारी नई रिपोर्ट जानी चाहिए। अगर नई रिपोर्ट नहीं गई है तो हमने इंश्योर करना चाहिए हमारे पुरानी रिपोर्ट पे यूजर्स ने रिलाय नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट एक्शन लेगा, हम उन्हें इंटिमेट करेंगे। वो ढंग से काम नहीं करता है तो फिर आप क्या लेंगे? लीगल ओपिनियन लेकर के अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? समझा क्या? कोई डाउट है? कुछ नहीं, एक्शन पब्लिक डोमेन में जाकर के आपको नोटिस देना पड़ता है दैट एज अ ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो था, हमने ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, हमारे ऑडिट रिपोर्ट डेट का ये है नंबर। हम मैनेजमेंट से इस दिन ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैनेजमेंट के साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया है या अप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं आया है, तो पब्लिक डोमेन में बोलना चाहेंगे हमारी ये रिपोर्ट इस कंपनी के लिए रिलायबल नहीं है, काइंडली डू नॉट मेक एनी डिसीजन अराउंड दिस। जनरली मैनेजमेंट खुद एक्शन लेता है, मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेगा तो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डाउट आ जाएगा।
जनरली मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो खुद ही आके बोलता हमने फ्रॉड किया, सत्य, तभी ऐसा पता चलता है, अदरवाइज यू डोंट रियली गेट टू नो अबाउट दिस। इस 560 क्लियर टू यू? थोड़ा ज्यादा हो गया बट स्टिल मुझे लगता है आपको ये आना चाहिए था। व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट एक्शन? आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मार्क करवाता हूं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, जो आपका डेफिनेशन है वो आपको आना चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल पे भाई वो एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, उसके एग्जांपल वगैरह दिख के दिए हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए ठीक है। फिर भी गलती से वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये एग्जांपल्स हैं कुछ, पढ़ लीजिएगा, अलग अलग टाइप के इवेंट के, एएस में पढ़ाए हैं आपको, फाइनल लेवल पे ये सब नहीं आता है। फिर आगे आइए डायरेक्टली, दिख रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे पढ़ोगे कि एक बार ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता, पूरे ऐसे का समरी होता है। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किसके रिगार्डिंग? दो टाइप के तो इवेंट है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट, जहां पर क्या चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए या डिस्क्लोजर चाहिए। एंड दूसरा रेस्पॉन्ड, किसके बारे में, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। सेम चीज रिपीट किया है क्या? कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव इज जस्ट फॉर्मेलिटी, पूरा ऐसे आ गया तो ऑब्जेक्टिव में क्या है। फिर सर इंटरमीडिएट लेवल ऑडिट प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट डेट के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले जो इवेंट है उसके लिए क्या प्रोसीजर लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एट अ इंटरमीडिएट लेवल। पॉइंट नंबर 1 लिखना, 4 लिखना एंड 6 लिखना। इज दिस क्लियर टू यू? ऑब्वियसली पहले सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है एक्सप्लेन कर देना, कर सकते हो क्या, वो मीनिंग लिखने गया है से, ठीक है। फाइनल नॉर्मली क्वेश्चन आएगा इधर या इधर, शुरुआत हमेशा ये कॉमन दोनों पॉइंट लिखने का, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए होंगे या इशू हो चुके होंगे, दोनों केस में पहले दोनों पॉइंट सेम रहेंगे कि हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और अगर हमें ऑडिट रिपोर्ट डेट के दिन पता होता तो शायद हमने 1-2 मतलब डिस्कस करना चाहिए था, वो अमेंड करने वाले के समझना चाहिए था, एंड शायद अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए था। इनके साथ में आप अगर चाहो तो नोट नंबर 2 क्या पॉइंट नंबर 1 पिक कर सकते हो, अलोंग विद दैट वो 2 पॉइंट के साथ में, या तो ये लिखोगे, कब लिखोगे ये, जब वो सेकंड में पार्ट ए क्वेश्चन आएगा। अरे सेकंड में पार्ट ए क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए मतलब ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट के पहले, तो आप पहले 2 पॉइंट तो लिखोगे लिखोगे एज इट इज, थर्ड पॉइंट ये ऐड कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? सिमिलरली एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। इधर भी आपको पॉइंट नंबर 1 का ए एंड बी आना चाहिए एंड पॉइंट नंबर 3 आना चाहिए, 3 एंड 4 दोनों सेम ही है, वो आपको जस्ट रीड करके पता होना चाहिए। ठीक है क्या? दिस इज आवर एसे 560। 570 पढ़ाऊं, समझ पाओगे कि बाउंसर जाएगा, वो इससे भी डेंजरस है। 1 घंटे का ब्रेक चाहिए तुमको, एक ऐसे के बाद ही छोटा ब्रेक, छोटा वाला ऐसे कौन सा पढ़ा सकते हैं? 580 भी वास्ट है, ये बहुत बड़ा है 580। 701 टाइम पास है यार, और इन दोनों चैप्टर का वेटेज अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मतलब वरना नहीं पढ़ाना चाहता मैं ऐसा। तुम बोलो बोलो क्या करना है? 580 तो बहुत बड़ा है, 580 है आसान बट इट्स वेरी लेंदी, दैट विल टेक एटलीस्ट 1-1.5 आवर। 570 मेरे को लगता है हाफ एन आवर में खत्म नहीं होगा एक्चुअली में। चलो एक काम करते हैं, की ऑडिट मैटर खत्म कर देते हैं, क्या हम वो खत्म हो जाएगा आराम से। आपका 700 सीरीज में 700 हो गया, 705 हो गया, 706 हो गया, 701 बचा, चलो वो भी कर देते हैं आज, तो की ऑडिट मैटर भी हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 570 कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल ट्राई करेंगे 570 के साथ में और कुछ छोटा ऐसे को ऐड कर लेंगे, ऐसा ट्राई समथिंग लाइक दिस। ये 210 नहीं पढ़ा रहा मैं, टाइम पास है, एंगेजमेंट टर्म्स, बकवास टाइम पास कीजिए, ऐसा कुछ जहां तुमको एफर्ट डालना पड़े वो पढ़ाने के लिए बोलो तो मजा आएगा यार, बोर मत करो यार।
Just 1 second, huh? Hello, hello, hello. Okay. चलो, चलिए 560 खत्म हो गया. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऐसे 701. छोटा सा ऐसे है बट ऑब्वियसली इंटर फाइनल दोनों में काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं. इंटरेस्टिंग ऐसे है, डिटेल में पढ़ाएंगे आपको. सेम दिस ऐसे इज अगेन कॉमन एज इट इज फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल. आपको दोनों डिटेल में पढ़ा देंगे, दोनों लेवल के लिए आपका काम हो जाएगा. कल हम ऑब्वियसली 570 डिस्कस करने के लिए जाएंगे. आज वो 570 नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिटेल में है. लेट्स गो टू 701. द नेम इज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. द नेम इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. लेट मी गिव एन ओवरव्यू फर्स्ट. पहले ये ऐसे क्या बोलता है, फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे. देखिए, इन्होंने जब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज किया तो इस बार उन्होंने बोला ऑडिट रिपोर्ट में आपके पास पहले थे 2 पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड द अदर वन वाज योर अदर मैटर पैराग्राफ. इन दोनों के अलावा एक और पैराग्राफ इंक्लूड करने के लिए बोला जिसका नाम बना दिया की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. करंटली ये इंडिया में लिस्टेड कंपनीज का जब हम ऑडिट करते हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होता है. अदर एंटिटीज में इफ लॉ या रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, सीएजी चाहता है कैम इंक्लूड करो तो आपको इंक्लूड करना पड़ सकता है. अदरवाइज जो करंट एप्लीकेबिलिटी है वो किसके लिए है, लिस्टेड कंपनीज के लिए है. ये क्या बोलता है सुनिएगा. ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स या इंपॉर्टेंट मैटर्स मिले थे जिनसे आपने डील किया है एंड आपको लगता है मेरे यूजर्स को ये मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो सर ये जो कैम है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसमें कोई 1-2 मैटर नहीं, बहुत सारे मैटर्स आ सकते हैं क्योंकि ये क्या बोलता है पूरे ऑडिट के दौरान जो जो आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, जो आपको लगता है आपके ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स थे. अब याद करो हम बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ऐसे 260. तो इनमें से ही कुछ मैटर्स जो आपको लगते हैं सबसे सिग्निफिकेंट थे आपके ऑडिट के दौरान, उनको आप एज अ की ऑडिट मैटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो. डेफिनेशन सिंपल है. ऑडिटर के जजमेंट में पूरे ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको मिले, जो आपको लगता है सबसे सिग्निफिकेंट थे, हाईली इंपॉर्टेंट थे ऑडिट में, उन्हें आप कैम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. रिमेंबर ये मैटर्स उनमें से ही कुछ मैटर्स हैं जो मैटर्स हमने नॉर्मली टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को पूरे मैटर्स कम्युनिकेट करने चाहिए अंडर एसए 260. आई वुड हैव कम्युनिकेटेड 15 मैटर्स टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट. उनमें से कुछ 3-4 मैटर मेरे कैम में आ सकते हैं. डेफिनेशन पढ़िएगा. 701 का कैम का डेफिनेशन क्या है. नंबर 1, दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट were of most significance in the audit of फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इस साल के ऑडिट के दौरान जो सबसे सिग्निफिकेंट मैटर आपको लगे थे, क्या आप उन्हें कैम में इंक्लूड कर सकते हैं. हाँ. किसके जजमेंट पे डिपेंडेंट है, ऑडिटर के जजमेंट पे. की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दोज मैटर्स विच वी कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी अंडर एसए 260. जो हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं ना, उनमें से ही कुछ मैटर्स को सेलेक्ट करके क्या किया जाता है, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया जाता है. अब 2 मिनट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये. सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आपको समझ जाए कि की ऑडिट मैटर क्यों हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत है. आइए, बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट्स पीछे अटैच रहेंगे, कोई भी एक रिपोर्ट निकाल लीजिएगा. लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स रहेंगे वहां पर आपको की ऑडिट मैटर मिलने ही वाला है. वी कैन गो टू आरआईएल का ऑडिट रिपोर्ट. दिस इज द आरआईएल ऑडिट रिपोर्ट.
opinion, basis for opinion, you will see a heading called as key audit matters. अब नोटिस करेंगे बहुत सारे मैटर्स आपके की ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकते हैं. लाइक इट्स लाइक एन एग्जांपल, नंबर 1 2 3 4, ऐसे बहुत मैटर्स मिलेंगे. हर मैटर का अपना एक सब हेडिंग होगा. हर मैटर का अपना क्या होगा, एक सब हेडिंग होगा. कि फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल्स के बारे में बोल रहा है, एंड सुनिए ये मैटर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ में ऑडिटर के रेस्पॉन्सेस भी देने पड़ते हैं. पहली बार ऑडिट रिपोर्ट में मैटर तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में इस मैटर के लिए हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं वो लिखना पड़ेगा. हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं वो लिखना पड़ेगा. ये पहली बार रिक्वायरमेंट आया है. मतलब कोई भी मैटर उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, उसके लिए आपका प्रोसीजर क्या था उसे एक्सप्लेन कीजिए. ये आपको डिटेल में मैटर को प्रेजेंट करना होता है. जनरली पेंडिंग लिटिगेशंस हो गए या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां इन्वॉल्व होते हैं. क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पर आपका जजमेंट आता है. क्या आता है, आपका जजमेंट आता है. वो मैटर्स हो गए. आपके आईटी कंट्रोल्स हो गए, जहां पर हमको लगता है कंट्रोल्स आर हाईली ऑटोमेटेड, जिन्हें चेक करना बहुत जरूरी है. बैंकिंग कंपनी है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला पार्ट आएगा ही आएगा. आपका लेट्स से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस का रिकॉग्निशन, उनका प्रोविजनिंग विल बी ए की ऑडिट मैटर. पेंडिंग लिटिगेशंस हमेशा की ऑडिट मैटर का पार्ट होता है. जिधर भी आपको लगता है ना रिस्क बहुत ज्यादा था, हमको सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स लगे जिनको हमने काफी डिटेल में चेक भी किया, सर बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं है बट वो मैटर हमें ऑडिट में इंपॉर्टेंट लगा था, वो हम कहां इंक्लूड कर देंगे, कैम में. बेसिकली फाइनली मेरे ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा. आज तक मेरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या मिलता था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओपिनियन, सिग्नेचर. आपको पता ही नहीं चलता था ऑडिटर ने चेक क्या किया है. अगर कैम में सब मैटर लिखोगे तो समझेगा ना ये मैटर इंपॉर्टेंट थे. हमने क्या प्रोसीजर लगाया वो लिखना पड़ेगा ना पहली बार. मतलब पहली बार आपको मैटर भी आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा एंड खुद का प्रोसीजर भी देना पड़ेगा. इससे मेरे यूजर के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगी. माय रिपोर्ट विल कम्युनिकेट मोर इंफॉर्मेशन नाउ टू माय यूजर्स. इसीलिए कैम को इंक्लूड किया गया. लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट के लिए कंपल्सरी बना दिया गया. एकदम लॉजिकल है. फेजेस बाय फेजेस में जाएगा, बाकी कंपनीज के लिए भी धीरे धीरे अप्लाई होते जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू? द मीनिंग ऑफ कैम समझा क्या? चलिए आइए लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन 701. आपको जब समय मिलेगा कोई भी ऑडिट रिपोर्ट निकाल करके मैटर्स पढ़ने का ट्राई कीजिएगा. इन ऑल लिस्टेड कंपनीज यू विल फाइंड अ पैराग्राफ कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. आई विल गो बैक टू 701 नाउ. तो सर डेफिनेशन ऑफ कैम समझ में आ गया. अब सर कोई क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, पर्पस क्या है कैम का, मतलब व्हाई डू यू थिंक की ऑडिट मैटर इज गुड इन ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने का पर्पस ही क्या है, क्यों ही लेकर के आए. सुनिए, इससे हमारे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ता है. क्या बढ़ता है, कम्युनिकेटिव वैल्यू. अब मेरे रिपोर्ट में हमारे ओपिनियन के अलावा इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या थे, हमने उनसे कैसे डील किया, वो भी देखने को मिलेगा. सो माय ऑडिट रिपोर्ट्स कम्युनिकेटिव वैल्यू विल इंक्रीज. देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी. ऑडिटर काम क्या करता है, प्रोसीजर क्या लगाता है, ये मेरे यूजर को समझ में आएगा. पर्पस में आइए, मार्क कीजिएगा कुछ वर्ड्स को. इट विल इंक्रीज द communicative value of audit report. It will increase the communicative value of audit report. It will provide greater transparency कि हम audit में काम क्या करते हैं. Sir, it will provide additional information to my users. किन मैटर्स के बारे में, उन मैटर्स के बारे में जो हमें ऑडिट के दौरान क्या लगे थे, सबसे सिग्निफिकेंट लगे थे. क्योंकि वो मैटर तो लिखेंगे ही, साथ में हमने प्रोसीजर क्या लगाया वो भी लिखेंगे. तो कहना इससे हमारे रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू इंप्रूव होगा. उन्हें डिटेल में वो मैटर समझ में आएंगे जो हमारे ऑडिट के दौरान क्या थे, सिग्निफिकेंट थे. कहना इससे वो लोग अपने बिजनेस को बेहतर समझ पाएंगे. थिंक एज ए यूजर आई विल गेट टू अंडरस्टैंड आरआईएल में क्या पेंडिंग लिटिगेशंस है, टीसीएस में इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, क्या कहीं फेयर वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट था, क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स मुझे पढ़ने को मिलेंगे. तो सर इंटेंडेड यूजर का, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा. और जहां जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब जहां जहां
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं। क्या आते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं। वो लोग उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। ये हमारा पर्पस है। ये हमारा क्या है? पर्पस। की ऑडिट मैटर का फायदा क्या है? रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ेगा, ऑडिटर एंड यूजर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी आएगी। सर उन्हें उन मैटर्स को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जो मेरे ऑडिट में सबसे सिग्निफिकेंट थे। उनका एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। जिधर जजमेंट इन्वॉल्व है वो उन्हें बेहतर समझेगा। ये हमारा पर्पस है। मार्क इंपॉर्टेंट पर्पस। एबीसी पढ़िए। कीवर्ड्स आपको मैंने मार्क करवाए हैं, ढंग से रीड कीजिए एक बार। पर्पस ऑफ कैम। ठीक है, फिर सर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से मैटर स्कैम में आएंगे? ये डिटरमाइन करने के लिए पॉइंट नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, पहला आ सकता है पर्पस, दूसरा आ सकता है कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन से मैटर स्कैम में आएंगे। इसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी है। जनरली वो मैटर्स जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है। नंबर 1, एरियाज ऑफ हाई रॉम एज पर 315। कहना इसे जहां रिस्क ज्यादा वो कैम में आना चाहिए। यस। उसी का एक एग्जांपल जहां पर हमें लगता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। क्या है? जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। ऑडिट में उसके लिए एक ऐसे भी है जो इंटर में नहीं है, फाइनल में आता है, ऐसे 540। क्या आता है? ऐसे 540 ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखिए सिग्निफिकेंट आपका जजमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां पर क्या आता है? मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आता है ऐसे 540 में, जहां आपको बताया जाएगा जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है। एग्जांपल पेंडिंग लिटिगेशन है। अब पेंडिंग लिटिगेशन में हम हारेंगे, अगर हारेंगे तो कितना ऑब्लिगेशन आएगा, ये एस्टिमेट करने की अनसर्टेनिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मल अनसर्टेनिटी नहीं है। यहां पर हम बोलेंगे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज हाई, तो यहां पे एस्टिमेशन बहुत रिस्की है, इसीलिए हम बोलेंगे ये मैटर को कहां लिख दो? कैम के अंदर लिख दो। तो सर या तो बोल दीजिए रॉम बहुत ज्यादा है, या बोल दीजिए जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व है एंड जजमेंट के अंदर भी देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है बट अनसर्टेनिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे कैम में लिख दीजिएगा। इस पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर सी पढ़िए। क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? इफेक्ट ऑफ significant event or transaction that occurred during the period। मतलब subsequent event नहीं है। उल्टा ये पॉइंट याद रखना, subsequent event कैम में आता ही नहीं है। ये कौन से इवेंट्स है? इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट occurred during the period। मतलब ये 31 मार्च के पहले जो हुए होंगे उन ट्रांजैक्शंस का बात कर रहा है। जो 31 मार्च के बाद में हुआ होगा वो कैम में नहीं आता है, वो कहां आता है? ईओएम में आता है। तो हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आते हैं कैम में। ये प्रॉपर सब्सिक्वेंट इवेंट्स आते हैं ईओएम में। माय बैड, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आते हैं ईओएम में, एंड कैम में आते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। जो क्या हुए हैं? ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। इवेंट्स जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, समझा क्या? तो सर क्या क्या मैटर्स आएंगे कैम में? एबीसी। रॉम ज्यादा है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, सर्टेनिटी जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट इज वेरी वेरी हाई, एंड सर तीसरा चीज एनी सिग्निफिकेंट इवेंट जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा वो कहां में आ सकता है? कैम में आ सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट होगा तो कहां जाएगा? ईओएम में जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? समझा क्या? नंबर 1 पर्पस, दूसरा डिटरमाइनिंग कैम। इतना आपको आना चाहिए। अभी गो, अभी गुड। चलो नेक्स्ट। कैसे ऑडिट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कैम को कम्युनिकेट करेंगे? कुछ नहीं, देखो एक ऐसा पैराग्राफ आता है, वो जस्ट दिखाया था मैंने। एक ऐसा पैराग्राफ आता है, हेडिंग आएगा कैम,
Key audit matters are those matters, definition लिखा है, that in professional judgment were of most significance in the audit. These matters were addressed in the context of our audit and we do not provide a separate opinion on these matters. मतलब इन पे हम मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं दे रहे हैं. लोगों को लगा पहली बार डिटेल में लिख रहे हो ना, क्या पता सेपरेट ओपिनियन दे रहे होंगे. इन पे हम सेपरेट ओपिनियन नहीं, इन पे मॉडिफिकेशन देना होता तो यहां आएगा ही नहीं, 705 में जाएगा डायरेक्टली. मतलब आपको कैम क्या होता है बताना पड़ेगा. डेफिनेशन ऑफ कैम आएगा. हमने इन मैटर्स को ऑडिट के दौरान कंटेक्स्ट, ऑडिट के कंटेक्स्ट में लिखा है, उनके दौरान एड्रेस किया है. एंड हम इन मैटर पे क्या नहीं दे रहे हैं, वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन. अगर सेपरेट ओपिनियन देना होता तो 705 में आता, ना कि कैम में. इज दिस क्लियर टू यू? पढ़िए, प्रोवाइडिंग कैम वही लिखा, सेम चीज. देखो, द ऑडिटर शुड डिस्क्राइब ईच कैम विथ अ सब हेडिंग. मेन हेडिंग क्या रहेगा, की ऑडिट मैटर. बाद में पेंडिंग लिटिगेशन विल बिकम अ सब हेडिंग, कंट्रोल्स विल बिकम अ सब हेडिंग. एंड देखिए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होती है, डेफिनेशन है क्या, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन दी ऑडिट. दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन. इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन. इसके बाद में हर एक मैटर सब हेडिंग के फॉर्म में आएगा. मैटर लिखेंगे एंड राइट साइड में हमारे प्रोसीजर्स लिखेंगे. इज ड्राफ्टिंग अ कैम क्लियर टू यू? कोई बात नहीं, एक कैम लिखने का, डेफिनेशन लिखने का, बोलने का वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स. फिर एक सब हेडिंग लिखने का, पेंडिंग लिटिगेशन डाल दो. कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग लिटिगेशन है जिसमें इतना इतना लाइबिलिटी आ सकता है. ऑडिट प्रोसीजर, हमने इंक्वायरी किया मैनेजमेंट से, उनके जो एक्सपर्ट है लीगल काउंसलर, उनको हमने कंफर्मेशन लेटर भेजा. हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का अमाउंट बराबर है कि नहीं वो चेक करने का ट्राई किया. नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर है कि नहीं है वो चेक किया. आपको ड्राफ्टिंग नहीं करना है, आई एम जस्ट सेइंग, पता होना चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? समझा? लास्ट पार्ट. सर जब ये कैम आया तो लोगों को क्या लगा, एक काम करते हैं फिर, जब इतना डिटेल में ऑडिट रिपोर्ट में आने ही वाला है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने की क्या जरूरत है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, मैनेजमेंट. उसमें कुछ डिस्क्लोजर आना चाहिए, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का. कैम किधर आता है, ऑडिटर की रिपोर्ट में. दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1, कैम इज नॉट a substitute for disclosure in financial statement. जो देना चाहिए as per applicable FRF, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का है. कैन अ कैम सब्स्टिट्यूट योर मॉडिफाइड ओपिनियन? नहीं. अरे 705 बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी की ऑडिट मैटर, क्या कोई भी मैटर 705 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, जो आएगा एज पर ऐसे 705. कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऐसे 570. पढ़ाएंगे. अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी होती है, कल वाले डिस्कशन में आएगा 570 में, इफ देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसका एक अलग से हेडिंग आता है, उसको कैम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है. मतलब इफ देयर इज अ सेपरेट हेडिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो वो अलग से हेडिंग आएगा, की ऑडिट मैटर उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है. मतलब कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 705. CAM is not a substitute for SA 570. It is not a substitute कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर मत दो, वो तो बहुत ही गलत है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना किसका काम है, मैनेजमेंट का. कैम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का. अब एक लाइन ढंग से पढ़िएगा. कैम इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन. मतलब आपने जो लिखा था ना, हम जो कैम में मैटर्स लिख रहे हैं ना, उन पे हम सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सेपरेट ओपिनियन देना होता तो हम 705 में चले जाते हैं. समझा क्या? ये एबीसी आपको आना चाहिए. दिस कैन बी अ गुड एमसीक्यू और अ करेक्टिंग करेक्ट क्वेश्चन. अभी गुड. लास्ट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैम. सर this essay applies, mark the word, to the audit of complete set of financial statement for which companies, mark the word, listed companies. किसके लिए applicable है, listed companies के लिए. and other circumstances जहां ऑडिटर को लगता है मुझे मेरे रिपोर्ट में कैम देना है. ये ऑडिटर का वॉलंटरी सिचुएशन हो सकता है, अदरवाइज लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपल्सरी है. एंड अगर कोई लॉ या रेगुलेशन बोलता है, मतलब
रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल दे कि आपको कैम देना पड़ेगा, तो आपको कैम इंक्लूड करना पड़ेगा, या आपका सीएजी बोल दे कैम लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा. अदर देन दैट नॉर्मली कैम इज एप्लीकेबल टू विच कंपनी सर? लिस्टेड कंपनीज. एंड पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखिए, जब हमारा डिस्क्लेमर आता है, क्या आता है हमारा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. याद है क्या डिस्क्लेमर में हम बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. डिस्क्लेमर में बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. जब डिस्क्लेमर आता है तो कैम नहीं आता है. 705 बोलता है कि सर ऑडिटर इज प्रोहिबिटेड टू कम्युनिकेट मैटर्स इन कैम व्हेन ही इज गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ये आपको पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज योर 701. 701 में मीनिंग ऑफ कैम यू शुड बी अवेयर. आफ्टर दैट पर्पस एंड डिटरमाइनिंग. दीज आर द टू कॉमन क्वेश्चंस कि भाई फायदा क्या है कैम का और नॉर्मली क्या मैटर्स कैम में आते हैं. उसमें ट्रिक क्वेश्चन सब्सिक्वेंट इवेंट है. क्या है ट्रिक क्वेश्चन? सब्सिक्वेंट इवेंट. ध्यान रखना सब्सिक्वेंट इवेंट कैम में नहीं आएगा, वो किधर आएगा? ईओएम में. दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन कैम और ईओएम. डिफरेंस अगर करना है तो वो भी यही लाइन है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहां पर आता है? ईओएम में आता है, ना कि कैम के अंदर. क्योंकि कैम में लिखा है इवेंट्स which have occurred during the year. मतलब सर वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, इसलिए वो ही सिर्फ कैम में आएंगे. सब्सिक्वेंट इवेंट कहां चले जाएंगे? ईओएम में चले जाएंगे. इज दिस क्लियर टू यू? दैट्स इट. बाकी मतलब कैम अच्छा है, ऐसा कोई बहुत डिटेल में प्रोबेबिलिटी कम लगती है. इंटर में ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है. फाइनल में वो आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोलेगा, तो ये दोनों पॉइंट इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना कि भाई कैम क्या होता है डिफाइन करना. हम इस पे सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. कोई भी एक एग्जांपल ड्राफ्ट करना और साथ में अपना ऑडिट प्रोसीजर लिखना. मे बी ड्राफ्टिंग कैन बी आस्क्ड एट अ फाइनल लेवल. इज दैट क्लियर टू यू? That's all for 701 according to me. We are done with 560 and 701 today. ठीक है, चलिए, थैंक यू. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कब शुरू करेंगे? ऐसे में बोलो. 3 o'clock हुआ है. एक 3:45 के आसपास. 30-40 मिनट का ब्रेक तो लगेगा यार. ठीक है, हाँ, क्योंकि उधर भी एक लंबा चैप्टर है अपने को. वी हैव टू गो एटलीस्ट 1.5 आवर मिनिमम. ठीक है, 3:45 वी स्टार्ट. SMA टुडे विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 हो गया, 4 हो गया ना. हाँ, 3 शुरू करेंगे आज. विल स्टार्ट 3.